तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम्म, तो कल हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर देख लिया था ना, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स वाला भी। तो तीनों टाइप के हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे चार्ज का जो फ्लो है उसके बारे में बात करी, उसके फ्लो में जो जो रुकावटें हैं उसकी बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज का जो हम फ्लो मेंटेन करते हैं उसके पीछे काम भी तो करना पड़ेगा बैटरी को। ठीक है ना। हमको ये पता है कि अगर चार्ज को यानी अगर एक कंडक्टर के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो वो अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं, उसको पुश करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो तुमको अगर पानी का एक कंटिन्यूस फ्लो चाहिए तो आपको मोटर, जैसे वहां पर मोटर काम करके पानी को हाई पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचाती तो पानी फिर फ्लो के लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो वहां पर मोटर को काम करना पड़ता है। ऐसे ही जब चार्ज का फ्लो करना होता है तो जो चार्ज का फ्लो को मेंटेन करता है सोर्स, उसको हम ईएमएफ सोर्स बोलते हैं या बैटरी बोल सकते हो तुम एक। तो बैटरी काम करती है। तो चार्ज के फ्लो में कितनी हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, वही तो पावर है। तो अपन हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो ध्यान से सुनो, बड़ा लॉजिकल है ना। फिजिक्स जो है वो बड़ा सिस्टमेटिक साइंस है। इसमें हम लाइन से सीख रहे हैं, हमारी मर्जी से हम सीक्वेंस नहीं डाल रहे। हम एक एक करके बात करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा शुरू में हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई मैटर के अलग अलग स्टेट में चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं और किस फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद हमने अगली बात देखी कि चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरत है। हमको पता लगा कि भाई दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। फिर हमने ओम्स लॉ में सीखा कि चार्ज के फ्लो में रुकावट भी होती है, उस रुकावट को हमने रेजिस्टेंस बोला। फिर हमने ये देखा कि ये जो रुकावट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा इस रुकावट को हम बड़ा और कम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर इस ऑब्स्टेकल को इंक्रीज करना हो तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो, और अगर आपको ऑब्स्टेकल कम करना हो तो पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है। तो इसी बात पे आपने देखो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, कोई भी अप्लायंसेस है वो एक्चुअली में रेजिस्टेंस है। जैसे बल्ब है, बल्ब एक रेजिस्टेंस है। एसी है, वो एक रेजिस्टेंस है। फैन एक रेजिस्टेंस है। और ये सारे ना पैरेलल में जुड़े होते हैं, मैं अभी आगे बात करूंगा इसकी। पैरेलल में सब अप्लायंसेस सब पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हो तो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो करंट बढ़ जाता है। फिर तुमने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो आपको अलाउ करता है कि भाई आप घर में एक एसी यूज करो या दो एसी यूज करो, उसके हिसाब से वो आपको पावर सप्लाई देता है। अगर आपने पावर सप्लाई ज्यादा लगा दी, सपोज आपको अलाउ किया था घर में एक एसी लगाना, आपने तीन एसी लगा दिए, तो अब पैरेलल में आपने तीन रेजिस्टेंस लगा दिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर मेल्ट हो जाएगा। इसलिए जो आपके घर के बाहर एमसीबी लगी होती है या फ्यूज लगे होते हैं, पहले वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं, तो पहले वो बर्न हो जाएंगे तो आप बच जाओगे।
ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है, तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हम अभी सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है पहले वो समझा देता हूं मैं तुम्हें। मान लो ये कोई सर्किट है, सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही भाई। इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है हमारे पास, और एक बैटरी, और एक की। ठीक है, की हमने ऑन कर दी। की को ऑन करने के लिए डॉट दिखाते हैं हम। तो वी पोटेंशियल की बैटरी है। ठीक है, तो मैं इस वी का मतलब भी समझाऊंगा। ये रेजिस्टेंस है आर। सपोज सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो बैटरी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने में जो बैटरी वर्क डन करती है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय बैटरी इन circulating certain amount of charge थ्रू द सर्किट। अरे ये क्या हो रहा है, थ्रू द सर्किट। सर्टेन या लिख लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, बैटरी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज जब सर्किट से फ्लो कराती है, तो इसमें जो भी वर्क डन करती है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इज नोन एज, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या है, नोन एज, अरे अरे ये क्या है ये। ठीक है, तो ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कराने में बैटरी ने कितना काम किया, वही उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। तो हम आगे बात करते हैं। देखो सपोज ये हमारे पास सर्किट है, वी वोल्ट की बैटरी है, आर रेजिस्टेंस से उसने आई अमाउंट का करंट फ्लो कराया। हम बोल रहे हैं कि इस वर्क डन जो भी कराएगी, सपोज इसने सर्किट से क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो करा दिया, तो ऐसा करने में इसने जो भी वर्क डन किया उसको इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। तो वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, अब वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करें। भाई हमको पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल जब उसने फ्लो ही नहीं कराया था, तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब फाइनल, तो अभी हम देखें, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो V के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, QV। और तुम ओम्स लॉ से जानते हो V इज इक्वल टू होता है IR। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो I इक्वल टू होता है वो Q अपॉन टी। तो पहले हम इसका यूज करते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। तो यहां से तुमको मिलेगा, तुम Q को रिप्लेस कर सकते हो बाय आई टी। ओके, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, Q की जगह आई टी। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया वी आई टी। ओके, अब इसके और अलग अलग फॉर्मेट देख लेता हूँ। अब मुझे ओम्स लॉ पता है, वी इक्वल टू होता है आई आर। ओके, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर आर टी। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वी की जगह हम लिख देंगे आई आर,
इंटू आई टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आई को भी हम लिख सकते थे वी अपॉन आर। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे आई को, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास V एज इट इज, आई की जगह हम लिख देंगे V अपॉन आर टी। ये हमारे पास आ जाता है वी स्क्वायर बाय आर टी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, इट इज इक्वल टू वी आई टी या वी स्क्वायर बाय आर टी, और इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी सोर्स सर्किट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में जो भी वर्क डन करेगा, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सीधी सी बात है, चार्ज को अगर सर्किट से फ्लो कराना है तो किसी ना किसी को काम करना होगा। तो वो कितना काम करता है टोटल सर्किट के अंदर से चार्ज फ्लो कराने में जो भी वर्क डन किया है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट इज जूल। चेक करें, क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ गए आप? नेक्स्ट है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। पावर बेसिकली होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। जैसे डैम है, डैम पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर जनरेटर की पावर होती है, आउटपुट पावर कितनी है, यानी पर सेकंड वो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। हमारे जैसे अप्लायंसेस हैं, अप्लायंसेस के ऊपर लिखा होता है कि उसकी पावर कितनी है। ठीक है, जैसे एसी अलग अलग पावर के आते हैं, 1 वाट 1 किलोवाट का आता है, तो वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जैसे तो आपने बल्ब के ऊपर देखा होगा, बल्ब के ऊपर रेटिंग होती है 100 वाट 220 वोल्ट। 100 वाट का मतलब है वो बल्ब एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो कुल मिला के बात एक्चुअली में पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर वर्क डन हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी थी हमारे पास वी आई टी अपॉन टी, तो ये हो जाएगी हमारे पास वी आई, या हम v को आई आर लिख देंगे तो इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या हम i को v अपॉन आर लिख देंगे तो इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो गए। तो पावर इक्वल टू होगा वी आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट इज वॉट। लेकिन हमें और भी कन्वेंशनल यूनिट की इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻⁶ वाट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, है ना। जैसे अर्ली डेज में पावर को हॉर्स पावर के रूप फॉर्म में हम जनरेट करते थे। एक टिपिकली एक हॉर्स कितनी पावर जनरेट करता है उसके बेसिस पर है। अभी भी आपने देखा होगा हमारे जो इलेक्ट्रिक पंप हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर पावर लिखी होती है। कोई हाफ पावर का, कोई हाफ हॉर्स पावर का होता है, कोई 2 हॉर्स पावर का होता है। ठीक है, तो उसको भी हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर, उसकी 1 यूनिट बदलने का मतलब कितना पावर है? उसकी 1 इलेक्ट्रिक यूनिट क्या है उसकी हम बात करते हैं। देखो, हम जानते हैं हमने लिखा है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी पावर इनटू टाइम, ठीक? अगर मैं पावर को नापूं किलोवाट में और टाइम नाप रहा हूँ आवर्स में, तो एनर्जी हो जाएगी किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमारा मीटर मेजर करता है। तो 1 यूनिट, इसको हम ऐसा लिख देंगे, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? देखो, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब है 60 × 60 सेकेंड्स, है ना? हम ऐसा इस यूनिट में बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ 1 2 3 4 5 और 6, इतना वॉट, मतलब इतना जूल एनर्जी की यूनिट है ना ये। तो यानी जब 1 यूनिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर कर मूव कर जाता है, तो इसका मतलब हमने इतनी एनर्जी यूज कर ली, इतना हमने कंजम्पशन कर लिया। तो जैसे ओके, अब इसका मैं कुछ एक क्वेश्चन भी करके बताता हूँ, जैसे आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल मेजर कर सकते हो मंथ में कितना आता है और कैसे आता है। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं तुम्हें बता देता हूँ। किसी हाउस में 4 फैंस लगे हुए हैं, और हर एक फोन जो फैन है, उसकी जो पावर है, देखो अप्लायंसेस के ऊपर उनकी पावर भी लिखी होती है और कितने वॉट पर वो इतनी पावर देते हैं। अच्छा, पहले हम वो बात कर, चलो ठीक है, पहले इसको नहीं, मैं तुम्हें पहले पावर का क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अभी देखो, एक चीज और है, हमारे पास जो पावर के फॉर्मूले ना, वो है VI और I²R और V²/R। अब देखो, इन दो फॉर्मूलों में गड़बड़ है। ये क्या बोल रहा है? पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर, और ये क्या बोल रहा है? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये क्या बात हुई? एक ही चीज है, वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी पे अलग अलग तरह से डिपेंड कर रही है, एक बार प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज करना चाहिए व्हेन आई रिमेन्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना चाहिए व्हेन वी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? ये देखो, ये V²/R है, तो यहाँ V कॉमन होगा, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो वहां पर तुम्हें पावर आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है? जिसका रेजिस्टेंस कम, वो ज्यादा पावर करेगा, यूज करेगा। मैं इस पर एक क्वेश्चन के थ्रू आऊंगा, वो तुम्हें समझाऊंगा अभी, ठीक है? अब जैसे मान लो एक बल्ब है, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम। तुम अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखोगे, तो पाओगे कि उसके ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है। जैसे बल्ब होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मान लो 100 वाट 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, इट इज इक्विवेलेंट टू 220 वोल्ट DC, ठीक है? हमारे घरों में आता है तो AC करंट है, उसकी तो कोई एक वैल्यू होगी नहीं, ठीक है? वो तो ऐसे आता है। लेकिन अभी हम इसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में आकर के, AC करंट और DC करंट में। हमारे घरों में AC करंट आ रहा है,
लेकिन अगर ये एसी को न यूज करके हम डीसी यूज करते तो कितनी वैल्यू का डीसी आता? सुने, डीसी करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। तो हमारे घरों में जो एसी है इट इज इक्विवेलेंट टू 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि हम डीसी में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम डीसी वैल्यू की करंट की बात कर रहे हैं। तो अगर उसको, इस बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ा जाए तो ये 100 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम भाई इस बल्ब को एक 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हर सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा इस बैटरी की? ये ले लेगा 100 ऑफ जूल। ठीक, ये हुई बात। अब देखो, ये जो रेटिंग लिखी हुई है ना, इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। इसको बदलोगे तो ये बदल जाएगा। जैसे अगर इसी बल्ब को मैं 220 वोल्ट से न जोड़ करके 110 वोल्ट से जोड़ दूं तो अब इसकी पावर कितनी होगी? देखो, ये जो तुम्हारा सोर्स है ना, जैसे बैटरी है, वो क्या करती है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब के थ्रू जैसे हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और भी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं इसमें से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगी। तो ये एक्चुअली में एनर्जी का कन्वर्जन है टोटल। तो अगर इसी बल्ब को मैं 110 वोल्ट से जोड़ूं तो ये कितनी इसकी पावर होगी? अब ध्यान से सुने, तुमको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये तो दी हुई है पावर, 100 वॉट क्या दी हुई है? पावर। वॉट की यूनिट से मैं समझ गया है पावर है। और ये दे रखा है वोल्ट। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI इक्वल टू I²R या V²/R। अब इसमें से देखो, न तो V कांस्टेंट है, न P कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? बल्ब का रेजिस्टेंस। तो अगर मैं वोल्टेज बदलूंगा तो पावर बदल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि पहला जो डेटा दिया हुआ है ना, कि अगर ये 220 वोल्ट से जोड़ा जाए तो 100 वॉट का इसका पावर आएगा, उससे मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। तो देखो, मुझको पावर दी हुई है, मुझको वोल्टेज दिया हुआ है, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास V²/P। जैसे अभी हमारे पास कितना था? 220 वोल्ट और पावर कितना था? 100। तो ये 220 इंटू 220/100, तो दो जीरो कैंसिल हो गए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, कितना होता है? 22 इंटू 22, 44 इंटू 44, 484। तो ये हो जाएगा, इसका इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 484 ओम। ठीक, अब ये तुमको कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। अब तुमको नई पावर निकालनी है, तो भाई नई पावर वापस से निकालो किस फॉर्मूले का यूज करके? V²/R। तो अब तुमको, जैसे तुमको वोल्ट कितना दे दिया? 110 वोल्ट। तो 110 इंटू 110 अपॉन 484। तो अब इसकी पावर इतना वॉट हो गई। पहले 100 वॉट थी, अब देखो अब पावर इसकी कितनी हो गई। ये 11 से चला जाएगा, 11 टाइम्स 10, 11 4 44। ये 11 टाइम्स 10, 11 टाइम्स 4, और ये 2, और ये 5, ये 2 और ये 5। अब सुनो, इसकी पावर कितनी हो गई? 25 वॉट। तो अब तुम्हें एक समझ में आया कि जब इस बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ रहे थे तो ये हर सेकंड 100 जूल खर्च कर रहा था। लेकिन अगर तुम इसको 110 से जोड़ोगे तो ये हर सेकंड 25 वॉट जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा था, मैं तुम्हें नंबर वन ये समझाना चाह रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तुम अपने घर का देखना, चाहे वो टेलीविजन हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, एसी हो, हीटर हो, सबके ऊपर ये दो इन्फॉर्मेशन होगी। एक तो पावर दिया जाएगा और एक वॉट दिया जाएगा। वो ये समझाना चाह रहा है अप्लायंसेस कि भाई तुम अगर इस अप्लायंसेस को इतने वॉट से जोड़ोगे तो ये हर सेकंड इतनी एनर्जी खर्च करेगा।
अब ऑब्वियसली हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, तो तुम्हें जितने भी अप्लायंसेस मिलेंगे उसके ऊपर लिखा होगा 220 वोल्ट, ये तो फिक्स होगा। पावर सबकी अलग अलग होगी। जैसे एसी आता है, एसी 1 टन का आता है। 1 टन का मतलब होता है कि वो 1000 वॉट यूज करता है, तो उसकी जो पावर है वो 1000 वॉट है। यानी अगर उसको 220 वोल्ट से जोड़ोगे आप, तो वो हर सेकंड 1000 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। ऐसे 1.5 टन के एसी आते हैं। ठीक है। तो अप्लायंसेस के ऊपर तो एक तो चीज ये समझाना चाह रहा था कि अप्लायंसेस के ऊपर दो रेटिंग होती है। उस रेटिंग से तुम क्या मतलब समझो, फिर ध्यान से समझना। इसी इंफॉर्मेशन से हमको पता लगता है कि वो कितनी करंट का यूज कर रहा है। जैसे मान लो ये बल्ब है, ये कितने करंट का यूज कर रहा है, तो मैं वी पी इक्वल टू वी आई का यूज करूंगा। जैसे हमको पावर दे रखी इसकी 100 वोल्ट, कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होता है, इसमें से करंट फ्लो होता है 100/220, तो 25 × 11, तो इतना एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो तुम ये भी पता लगा सकते हो कि ये अप्लायंसेस कितना करंट का यूज कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, जनरली अप्लायंसेस इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसको तुम इससे ज्यादा करंट दोगे तो वो तो जल जाएंगे। या तो जैसे अगर इस बल्ब को में से तुम ऐसी पावर सप्लाई से जोड़ो जो इससे ज्यादा करंट दे, तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ अप्लायंसेस के ऊपर जो रेटिंग होती है उससे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो पता लगती है उस अप्लायंसेस के बारे में, कि उस अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस क्या है। ये बात समझ लेना, जितने भी अप्लायंसेस है ना वो सब रेजिस्टेंस ही हैं। ठीक है। तो हम उनकी रेटिंग से उनका रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितना मैक्सिमम करंट टॉलरेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे तो उनका रेजिस्टेंस बर्न हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हमको अप्लायंसेस का यूज़ करना चाहिए। तो पहले तो देखो यहाँ पर बातें समझ में आ गई तुम्हें, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस पर बेस क्वेश्चंस बताता हूँ मैं तुम्हें। सुने, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास दो बल्ब हैं। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। देखो सपोज इसकी पावर है 20। इसके ऊपर रेटिंग फर्स्ट वाले बल्ब है B1 की रेटिंग, और ये B2। B1 की रेटिंग है 20 वॉट और 10 वोल्ट। ठीक है ना। मतलब इस बल्ब को अगर 10 वोल्ट से लगाया जाएगा तो ये हर सेकंड 20 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। दूसरा हमारे पास है सपोज, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अपने जो घरों में सप्लाई आती है ना उसी के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ। ये 220 वोल्ट, लेकिन चलो इससे कैलकुलेशंस चलता रहे। दूसरा मेरे पास 10 वोल्ट 220 वोल्ट का। अब अगर हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया, देखो अगर तुम इसको अलग लगाते ना, अगर जैसे बल्ब B1 को लगाते अलग से और 220 वोल्ट से लगाते, तब इसकी पावर आती है तुम्हारे पास 20 वॉट। लेकिन जब तुमने इसको सीरीज में किसी और के साथ लगा दिया, तब इसको वोल्टेज 220 वोल्ट थोड़ी मिलेगा। 220 वोल्ट तो इन दोनों में बटेगा। अब मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा अगर इसको सीरीज में लगाया जाए, तो किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन तो ऐसे वैल्यू वाला नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड ऐसे पूछेगा कि दो बल्ब हैं, एक की पावर इतनी है, वो तुम्हें वोल्टेज नहीं बताएगा। वोल्टेज तुम समझ जाना कि 220 वोल्ट है, कॉमन वोल्टेज है। वो बोलेगा जिससे एक 20 वॉट का बल्ब है और एक 10 वॉट का बल्ब है, उनको सीरीज में लगाया है, तो विच वन विल ग्लो ब्राइटर। तो अब यहाँ पर लेकिन मैं इसको तुम्हें पूरा कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ कि अगर कैलकुलेशन भी बताई जाए, जैसे क्वेश्चन ये है कि विच विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो अब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। तुम्हें पहले तो एक चीज बता दूं, यहाँ मैं सीधा ही आंसर दे सकता था इसका। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन होगी, वोल्टेज कॉमन होगा या करंट।
अब हमको पता है जब इस सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट कॉमन होगा, तो हमको यूज करना चाहिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अब अगर करंट बराबर है तो पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक, अब लेकिन मुझे ये पता करना है कि भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखो दोनों की रेटिंग में वोल्टेज सेम है, तो तुमको पता है कि पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो आर किसकी ज्यादा होगी? वी स्क्वायर बाय पी। देखो दोनों की दो चीजें हैं ये वाला फॉर्मूला तो मुझे कंक्लूजन के लिए काम में देगा, ये वाला फॉर्मूला मुझे काम देगा उसकी इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये इनिशियल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी पावर कम होगी। तो यहां पर मुझे दिख रहा है ना पावर किसकी कम है? इसकी 10 वॉट वाले की, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए ये ग्लो ज्यादा करेगा, इट विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, मैं एक बार तुम्हें फिर से समझाता हूं कि मुझे दो बल्ब दे दिए, एक की पावर P1 और एक की पावर P2, और सीरीज में कनेक्ट कर दिया। पूछता है विच विल ग्लो ब्राइटर। अब मुझको पता है कि जो पावर होती है ना वो वी स्क्वायर बाय आर होती है, तो आर जो होगा इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। हम यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे कि इसने हमको दोनों का वोल्टेज सेम दे रखा है, तो जिसकी पावर कम होगी, और ये बोल रखा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? जिसकी पावर कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस 1 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। अब दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट किया हुआ तो आई कॉमन है, तब हम डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर किसकी ज़्यादा होगी यानी ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि कौन ब्राइटर होगा? तो ब्राइटनेस ऑफ वन विल बी लेस देन ब्राइटनेस ऑफ टू। तो यहाँ पर मैं ऐसा डिसाइड कर देता। पहले तो देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो मैं सीधा सा कंक्लूजन बताता हूँ कि सीरीज में अगर जोड़ोगे तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी जिसकी पावर कम होगी, और पैरेलल में उल्टा हो जाता है, वो भी तुम्हें समझाऊंगा। पहले तो यहाँ देखो ये आर्ग्यूमेंट तुम्हें समझ में आ गया। मैंने बिना सॉल्व किए भी बता दिया कि ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि तुम्हें वैल्यू दिया देगा नहीं, वो ऐसा बता देगा कि इस बल्ब 1 की ब्राइट पावर कम है, बल्ब 2 की पावर ज़्यादा है। तो तुम डिसाइड करो कि अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो कि कौन ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। चेक करो, क्या मैं दोबारा रिपीट करूं या समझ में आ गया? ओके, अब मैं इन्हीं को अगर पैरेलल में कनेक्ट करता, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया जाए कि एक बल्ब है जिसका पावर है P1, एक बल्ब है जिसकी पावर है P2, अब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए और ये बोला जाए कि P1 की पावर बड़ी है P2 से। ठीक है, अब हमको पता है कि R जो होता है वो वी स्क्वायर बाय पी होता है, जो इनिशियल कंडीशन के लिए हम निकालते हैं। तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ 2। अब पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तब तुम्हें देखना चाहिए इस वाले फॉर्मूले से। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो अब देखो पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब मुझे पता है ना यहाँ पर, यानी ये वाली पावर है कंजम्पशन वाली, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है यानी इसका, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट विल ग्रो मोर ब्राइटर देन सेकेंड। अभी जब इसके इसके पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि अगर ये ही बल्ब सीरीज में कनेक्टेड थे तब हमको डिसाइडिंग फैक्टर था। अभी हमको यहाँ पता थी भाई P1 इज ग्रेटर देन P2, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 1 इज लेस देन ऑफ रेजिस्टेंस 2।
अब हम यहाँ डिसाइड करने के लिए क्या करते थे, आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में से फ्लो होने वाला करंट, तो यहाँ पर पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो ब्राइटनेस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 1। तो तुमको ये समझ लेना चाहिए कि अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जिसकी पावर कम है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जिसकी पावर ज़्यादा है वही ब्राइटर होगा। इस कंक्लूजन को ध्यान रख लेना। बाकी का मैं अब तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ इसका एविडेंस कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, हम वैल्यू के साथ चेक कर लेंगे। यहाँ तक देखें, क्लियर है क्या मेरी ये बात? ओके। अब देखो, यही बात मैं न्यूमेरिकल डेटा के साथ सॉल्व करके बताता हूँ तुम्हें। हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर हमको अप्लायंसेस की रेटिंग पता है ना, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो वही क्वेश्चन में एक बार तुमसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये बल्ब 1 हो गया, ये बल्ब 2 हो गया, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, अभी हम खाली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 220 वोल्ट नहीं ले रहा हूँ, ताकि मैं आसानी से कैलकुलेशन कर पाऊँ। सपोज इसकी पावर 10 वाट और इसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट पर ये 10 वाट की पावर कर देता है। और दूसरा बल्ब है, सपोज इसकी पावर है 20 वाट और वोल्टेज 20 वाट, और हमने लगा दिया है सपोज 20 वोल्ट। ठीक, अब इसमें से आई करंट, अब ये करंट कितना फ्लो होगा वो निकालना है मुझको। तो तुमको पहले बल्ब 1 का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तुमको पता है ना रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाय टी वन से। तो वोल्टेज कितना दे रखा है, 20, तो 20 इंटू 20 और पावर दे रखी है इसकी 10, तो इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, वी स्क्वायर बाय टी टू से, तो इट इज इक्वल टू 20 इंटू 20 और पावर है इसकी 20, तो इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। देखो यहाँ क्लियर है ना, जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, मैंने इसको अभी उल्टा बना दिया, चलो ठीक है। मैं जब भी तुम्हें समझा रहा था उसमें बल्ब 1 की पावर में ज़्यादा ले रहा था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ एक की ले ली, कोई बात नहीं। तो देखो, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, दो रेजिस्टेंस लगे हुए तुम्हारे पास, एक का रेजिस्टेंस है 40 ओम और दूसरा बल्ब का रेजिस्टेंस है 20 ओम, और सर्किट में कितनी वोल्ट वो बैटरी से जोड़ा हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो करंट कितना फ्लो होगा, देखो सीरीज में रेजिस्टेंस है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 + 20 इक्वल टू 60 ओम, और आई इज इक्वल टू होता है वी बाय आर, तो वोल्टेज है 20 का, रेजिस्टेंस है 60 का, तो 1/3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक, अब पहले बल्ब की पावर कितनी हो जाएगी, तो हम लिखाएंगे आई स्क्वायर आर से, तो आई स्क्वायर मतलब 1/9, और रेजिस्टेंस 1 कितना है 40, तो इसकी पावर हो जाएगी 40/9 वाट। सेकेंड बल्ब की तुम पावर निकालना चाहोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी आई स्क्वायर आर टू, तो 1/9, इसका रेजिस्टेंस था 20, तो ये हो जाएगी 20/9 वाट। क्लियर है यहाँ पर? अभी कौन ब्राइटर है, ये एक्चुअली ये वाली पावर पावर क्या बताती है, ब्राइटनेस। तो ये पहले वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि B1 will glow will glow more brighter than B2, है ना। तो यहाँ पर सीरीज में देखो, मैंने तुम्हें यही समझाया था ना, सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो कम ब्राइटर होता है, जिसकी पावर कम होती है वो ज़्यादा ब्राइटर होता है। तो यहाँ से तुमको क्लियर है बात?
कि जो ब्राइटनेस जो है वो कम पावर वाले की ज़्यादा है, तो 10 वॉट की पावर ब्राइटनेस कम थी, है ना? तो उसकी पावर उसकी सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, B2 की पावर कम थी रेटिंग में, लेकिन उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी सीरीज में। हम यही यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाल रहे थे कि अगर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वही ज़्यादा ब्राइटर होता है। जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो जिसकी पावर कम होती है वो ज़्यादा ब्राइटर होता है। तो अभी यहाँ पर देखो, हमारे वाले क्वेश्चन में ब्राइटनेस किसकी कम थी, पावर किसकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, हमारे पास देखो पावर किसकी कम थी, B1 की, और ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा है, B1 की। तो सीरीज में जिसकी पावर कम होती है वही ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करता है। तो यहाँ तक चेक करो, देखो इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, मैं आपको पैरेलल वाला क्वेश्चन ट्राई करने के लिए मौका दूंगा, ट्राई करना। इन्हीं बल्ब्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये B1 है, ये बल्ब B2 है। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है विथ अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। फर्स्ट वाले की जो रेटिंग थी वो थी 10 वॉट 20 वोल्ट। ये 10 वॉट 20 वोल्ट है। और B2 थी 20 वोल्ट 20 वॉट 20 वोल्ट। ठीक है, आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है? नंबर 1, I1 और I2, मतलब दोनों में से फ्लो होने वाला करंट। दूसरा, बैटरी जितना टोटल करंट देती है वो। नंबर 3, ब्राइटनेस, विच वन विल ग्लो मोर ब्राइटर। ब्राइटनेस of one will be greater than or less than or equal to brightness of 2। तो ये आप चेक करके मुझको बताएं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग। देखें, इसमें हमारे पास दो बल्ब हैं। बल्ब 1 with rating 10 watt 20 volt and bulb 2 with rating 20 watt at 20 volt. Okay, both are connected in parallel with a battery of 20 volt। ये कंडीशन है सारी, 10 वॉट 20 वोल्ट। ओके, ठीक है। तो नंबर 1, फर्स्ट का रेजिस्टेंस, अगर मुझे बल्ब 1 का रेजिस्टेंस लेना है तो इट इज इक्वल टू V²/P, मीन्स 20 × 20/10, इट इज 40 ओम। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2, V²/P2, मीन्स 20 × 20/20, तो ये होगा 20 ओम। तो अब मैं इस सीन को मैं कैसे देखूंगा? फर्स्ट रेजिस्टेंस 40 ओम का, सेकंड रेजिस्टेंस 20 ओम का, ठीक है। अब बैटरी टोटल कितना करंट देती है वो मुझे निकालना है। तो मुझे इन दोनों को, मैं वैसे तो इनका इंडिविजुअल भी निकाल सकता हूँ,
अगर आप देखें तो 20 ओम सीधा कनेक्टेड है 20 वोल्ट की बैटरी से, तो यहाँ से फ्लो होने वाला I1 जो है वो मैं निकाल सकता हूँ V/R1 से। तो वोल्टेज 20 का और बैटरी का और रेजिस्टेंस है 40 का, इट इज हाफ एम्पियर। ठीक है, ये मैं सीधा ही निकाल सकता हूँ क्योंकि पैरेलल में सीधा मुझे पता है ना 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो I2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो इट इज इक्वल टू V/R2, तो मीन्स 20/20, तो ये 1 एम्पियर। तो बैटरी का टोटल करंट मुझे पता चल जाएगा, हाफ प्लस वन मतलब 3/2, 1.5 आ रहा है। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका भी है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इफेक्टिव निकालने के लिए 1/20 प्लस 1/40 कर दूंगा मैं। एलसीएम लेता हूँ 40, तो 2 + 1 मतलब 40/3, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा 40/3 ओम। अब बैटरी जो टोटल करंट देगी इट इज इक्वल टू V/R, तो वोल्टेज है 20 का, रेजिस्टेंस है 40/3 का, तो ये हमको मिल जाएगा 3/2 एम्पियर। ठीक है, मुझे देखो इंडिविजुअल करंट भी पता लग गए और बैटरी ने टोटल जो करंट दिया वो भी पता लग गया। अब मुझे ब्राइटनेस निकालनी है फर्स्ट की, ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट मतलब पावर। अब जब मुझे पता हो इसमें से करंट कितना जा रहा है, या तो मैं डायरेक्ट V/R से भी निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे वोल्टेज पता है इस पे लगने वाला, या मुझे करंट पता लग गया तो भी मैं निकाल लूंगा। तो 1/4 इंटू रजिस्टेंस है 40 का, तो इसकी पावर है 10 वॉट, है ना, क्योंकि 20 वोल्ट से कनेक्टेड है और हमको पता है 20 वोल्ट पर इसकी पावर 10 वॉट होनी चाहिए जो कि दिया हुआ है। और ब्राइटनेस ऑफ 2, ये 20 आ जाएगी क्योंकि मुझे पता है 20 वोल्ट से तो कनेक्टेड है। ओके, पैरेलल में कनेक्टेड थे ना, तो हमको फॉर्मूला ये यूज कर लेना चाहिए था, V²/R1, उससे भी वैल्यू सेम आएगी। तो वोल्टेज है 20 × 20 अपॉन रेजिस्टेंस है हमारे पास 40 का, तो 10 वॉट। और ये हो जाएगी हमारे पास V²/R2, तो 20 × 20 अपॉन 20, इट इज इक्वल टू 20 वॉट। तो ब्राइटनेस ऑफ 2 इज मोर देन 1, तो हम कंक्लूजन लिख सकते हैं B2 इज मोर ब्राइटर देन B1। चेक करें आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, मुझको बताएं, और अगर कोई डाउट है तो वो भी बताएंगे। गुड। अब एक मिक्स क्वेश्चन पे भी चले जाते हैं हम लोग, सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सपोज एक बल्ब ऐसा दिया हुआ है, एक बल्ब यहाँ पर और एक बल्ब यहाँ पर ले लेते हैं। एक मिनट में वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ ताकि हमारे आंसर आसानी से आ जाए। तो हम्म 636,
3, तो इसको हम ले लेते हैं 12 वाट। ट्वेल्व वोल्ट और 6, इसकी पावर हम ले लेते हैं 12 वाट एंड 6 वोल्ट। ये हम मान लेते हैं B1, ये हम सपोज कर लेते हैं B2 और ये सपोज कर लेते हैं B3। ओके, और इसकी पावर हो जाएगी 36/2, 18। ये सपोज है 18 वाट। देखो मैं अभी वैल्यूज हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, ऐसी रियल लाइफ में हो जरूरी नहीं, लेकिन मैं खाली अपने कैलकुलेशंस इजी करना चाह रहा हूँ। 6 वाट, तो ये है 6 वाट 6 वोल्ट। ठीक, नहीं नहीं, इसका वैल्यू मैं बदलना चाह रहा हूँ, इसका V1 का। तो ये है 9 वाट। ठीक है, और बैटरी लगा रहा हूँ 12 वोल्ट की। तो मेरा क्वेश्चन है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, इन बल्ब को इनकी ब्राइटनेस के असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अरेंज bulbs in ascending order of brightness। मतलब पहले लीस्ट ब्राइट, फिर ब्राइटर, फिर ब्राइटेस्ट। ठीक है, इस तरह से। तो ये और ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। सपोज B1 से करंट जा रहा है I1, B2 से सपोज I2, B3 से I3। तो हमें I1, I2 और I3 भी फाइंड आउट करने हैं। और सी, बैटरी जो करंट प्रोवाइड करती I, मतलब एक्चुअली तो I1 ही प्रोवाइड कर रही है, तो ये हमको पता करना। नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3। तो पिछले क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे आपको, और आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, ट्राई करें और फिर मैं बताऊंगा। आपने ट्राई कर लिया होगा, हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 9 वाट 6 वोल्ट, 9, 12 और 6। ओके, हम सॉल्यूशन चेक करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 बल्ब थे। ये था फर्स्ट बल्ब B1, 9 वाट 6 वोल्ट। ठीक है, बल्ब नंबर 2 रेटिंग है 12 वाट, 12 वाट 6 वोल्ट। बल्ब नंबर 3 रेटिंग 9 वाट, नहीं 9 नहीं, कितना है, 6 वाट 6 वोल्ट, 6 वोल्ट 6 वाट 6 वोल्ट। ओके, और ये तीनों कनेक्टेड है एक बैटरी से ऑफ वोल्ट 20 वोल्ट। ओके, राइट। अब सपोज बैटरी आई करंट फ्लो कराती है, तो आई पूरा B1 से जाएगा, फिर यहाँ पर उसकी ब्रांचिंग हो जाएगी। इसको हमने I1 भी नाम दिया हुआ, ये I2 और ये I3। सबसे पहले हमें इन बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो R1 हमें मिलेगा V1 स्क्वायर बाय P1। इट इज 6 × 6/9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, सिमिलरली R2 हमारे पास आएगा V²/P2, मीन्स 6 × 6/पावर इज 12। तो इट इज 3 ओम।
and R3, V square by P3 means 6 into 6 upon 6, तो 6 ओम। ठीक है, तो ये हमें सब बल्ब के रेजिस्टेंस मिल गए। अब हम इस सर्किट को ऐसा समझ सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ना, दिस सर्किट का इक्विवेलेंट ऐसा हो सकता है। अब ये है 4 ओम, ये है 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम और बैटरी 12 वोल्ट की। अब 3 और 6 पैरेलल में है, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। या तो एलसीएम ले लो या फिर एक आसान तरीका है कि 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से डिवाइड करोगे 3 इंटू 6 से तो 6 बचेगा। अब 3 इंटू 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9/18 और ये हो जाएगा 1/2। तो पैरेलल में हो जाएगा हमारे पास 2 ओम। अब इस सर्किट को हम ऐसे बदल सकते हैं, 4 ओम और 3 और 6 का इफेक्टिव 2 ओम और बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की। 4 और 2 ये मिलके हो जाएंगे 6 ओम और बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की। अब हमको बैटरी से करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू वी बाय आर। वोल्टेज कितने का, 12 का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का 6, तो 2 एम्पियर। तो पहली बात ये, बैटरी कितना करंट फ्लो कराएगी, 2 एम्पियर का। बल्ब 1 से पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा। अब ये 2 एम्पियर यहाँ पर आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब समझें आप पहले, ये हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर था, इससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसको अब यहाँ पर डिवाइड होना है, तो यहाँ पर देखो 3 और 6 का इफेक्टिव कितना है, 2 ओम। तो जब यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें तो देखें 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर से पता करें। करंट है 2 एम्पियर का, रेजिस्टेंस है 4 का, तो 8 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना लगा, 8 वोल्ट। बचा हुआ 12 में से 4 वोल्ट यहाँ लगेगा। तुम वैसे भी निकाल सकते हो यहाँ से भी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट आई इंटू रेजिस्टेंस 2 का, तो ये कितना का हो जाएगा, 4 वोल्ट का। तो भाई 12 तो डिवाइड हुआ 8 में और 4 वोल्ट में। तो अब आपने ये समझना है कि 3 और 6 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 4 वोल्ट का। हम इसको सर्किट को फिर से रिप्लेस कर देते हैं। ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। अभी आप समझें, यहाँ पर वोल्टेज है 8 वोल्ट का, यहाँ पर वोल्टेज है 4 वोल्ट का। अगर मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो मैं करंट निकाल लूंगा ना, I इज इक्वल टू वी बाय आर से। वोल्टेज कितने का, 4 का, रेजिस्टेंस कितने का, 3 का। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो I2 का वैल्यू आ जाएगा 4/3 एम्पियर। सिमिलरली अगर मुझे I3 फाइंड आउट करना है तो V बाय आर कर दूं, तो वोल्टेज है 4 का, रेजिस्टेंस है 6 का, तो 2/3 एम्पियर। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 2/3 एम्पियर, राइट। तो अभी हमको देखो आंसर क्या मिल गया, देखो टोटल करंट हमें मिल गया 2 एम्पियर। हमें 1 में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया 2 एम्पियर। हमें सेकंड से फ्लो होने वाला करंट मिल गया 4/3 एम्पियर। हमें थर्ड बल्ब से फ्लो होने वाला करंट मिल गया 2/3 एम्पियर। अब हम पावर पता कर सकते हैं ना, जैसे 1 की पावर आई स्क्वायर आर, तो आई कितने का, 2 का, तो 4 इंटू रजिस्टेंस कितने का, 4 का, तो इसकी पावर हो जाएगी 16 वॉट। ये ब्राइटनेस भी नाप रही है ना, अभी जो इसकी एक्चुअल पावर है वो ब्राइटनेस भी नाप रही है। तो हमने आई स्क्वायर आर से निकाल लिया। P2,
इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, इसमें भी हम देखो क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर लगा देंगे, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू पता लग गई, वोल्टेज भी पता लग गया, हम चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो। तो करंट टू है हमारे पास 4/3, इसका स्क्वायर और रजिस्टेंस है हमारे पास 3 का, तो 16/9 इंटू 3, तो इसकी पावर अब आ जाएगी हमारे पास 16/3 वॉट। और P3 एक्चुअली ये ब्राइटनेस नाप रहे हो आप, एक्चुअली में ये ब्राइटनेस भी बता रहा है। I3 स्क्वायर इंटू R3, तो ये था हमारे पास 2/3 होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस था 6 का, तो 4/9 इंटू 6, तो इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 और ये हो जाएगा 3, तो इट इज़ 8/3 वॉट। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया, देखो ब्राइटनेस 1 की ज़्यादा है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, और सबसे कम ब्राइटनेस है थर्ड वाले की, तो ब्राइटनेस 3 की से ज़्यादा है 2 की, और 2 से ज़्यादा है 1 की। तो हमने सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिए। देखो V1 भी हमने निकाल दिया, V1 हमारे पास कितना है 8 वोल्ट, V2 कितना है हमारे पास 4 वोल्ट, और V3 भी इतना ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आप चेक करके बताएं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, और कोई डाउट थोड़ी है। और मैं तुम्हें लॉजिकली भी इसको समझाऊंगा, लॉजिकली भी बता दूंगा। लॉजिकली निकालना पॉसिबल होगा क्या? नहीं, वैल्यूज के बिना नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, गुड। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हाँ, अभी बल्ब घर का बिल बनाना तुमको सिखाना था मेरे को। मैंने तुम्हें बताया कि जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की, इट इज किलोवाट आवर। जो हमारे घर में मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मीटर, वो एक यूनिट का मतलब कितनी एनर्जी कंजम्पशन करता है, तो वो मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट जो थी वो 1 किलोवाट आवर है ना। पावर को अगर किलोवाट में नापे और टाइम को अगर आवर्स में नापे, तो हमारे पास जो एनर्जी का कंजम्पशन आएगा वो किलोवाट आवर में आएगा। अब एक क्वेश्चन देखो इस पे, मान लो एक घर है, इस घर में 2 फैन लगे हुए हैं, और हर एक फैन का जो पावर है मान लेते हैं 40 वॉट, और इसमें लगे हुए 4 बल्ब्स, सपोज 20 वॉट के। अब एलईडी आ गई है, तो एलईडी कम वॉट की आ गई है, और और कोई एक आध चीज़ और लगा लेते हैं, 1 हीटर या 1 AC लगा लेते हैं, 1 AC ऑफ 1 किलोवाट। और फैन चलते हैं एवरेज, मान लो एक दिन में फैन चलते हैं मान लो 6 आवर्स, और बल्ब जलते हैं मान लो 10 आवर्स डेली। कोई फिगर में इजी ले लेता हूँ, इसको मान लेते हैं 4 आवर्स। और एसी सपोज चलता है घर में सपोज 10 आवर, और 1 इलेक्ट्रिक यूनिट का जो कॉस्ट है, सपोज वो है, वो तुम्हारे बिल के ऊपर लिखा रहता है। जैसे मान लेते हैं सपोज 8 रुपीज़ है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक इलेक्ट्रिक यूनिट का कॉस्ट 1 लगाता है। तो ये जानना चाहता है, कैलकुलेट
मंथली बिल मान लेते हैं मंथ में 30 डेज है ना, 30 डेज का बिल हमको जनरेट करना है। तो देखें हम इसको कैसे अप्रोच करें। पहले तो हम एक दिन का कंजम्पशन निकालें, एक दिन में कितना कंजम्पशन होता है किलो वाट आवर में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रिक यूनिट किलो वाट आवर में है। तो एनर्जी का कंजम्पशन भी तुम क्या करोगे, तो हम देखें कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी। देखो फैन जो है कितने हैं, दो। और देखो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर इनटू टाइम में, टाइम से, ठीक है। तो पावर देखो, फैन की पावर कितनी है 40 वाट, किलो वाट में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड कर दूं क्योंकि मैं किलो वाट आवर में दूंगा। और ये होगी पावर एक फैन की, वो कितने टाइम चल रहा है, 4 आवर पर डे। तो इसको मैं अगर, अच्छा 4 आवर में ही है तो ठीक है, इसको हम आवर्स में लिखेंगे सीधा, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया फैन, एक फैन की एक दिन की पावर। 4 फैन की कितनी हो जाएंगी, इतनी एक दिन की। तो ये पर डे का हो गया हमारे पास फैन का कंजम्पशन। प्लस अब 4 बल्ब हैं, एक बल्ब की पावर कितनी है 20 वाट, किलो वाट में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। एक दिन में कितने टाइम बर्न होते हैं, 10 आवर्स तक। और ऐसे कितने बल्ब हैं हमारे पास, चार। तो ये बल्ब की एक दिन की पावर कंजम्पशन आ गई। एक एसी है कितने वाट का, 1000 वाट का, इसको किलो वाट में बदल लेते हैं। और कितने आवर्स यूज करता है, 10। तो ये तो हमारे पास कंजम्पशन हो गया 1 डे का, ये हो गया 1 डे का, कि सारे अप्लायंसेस एक दिन में चलेंगे तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे इन किलो वाट आवर। अब 30 डेज का, तो 30 डे में इतनी एनर्जी। अब 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर का प्राइस है 8 रुपीज। तो ये इतने किलो वाट आवर का प्राइस कितना हो जाएगा, इतने रुपीज। तो ये तुम्हारा मंथली बिल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पूरा मंथ का बिल निकाल दिया। अब इसमें से चाहो तो तुम सॉल्व कर लो, 8 इंटू 30 ले लो। अंदर देखो सबके डिवीजन में 1000 है, तो मैं 1/1000 बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर मेरे पास बचता है 4 टाइम्स 4, 640, प्लस ये हो जाता मेरे पास 800, प्लस ये मेरे पास बचता है 1000 ठीक है। तो एक जीरो से तुम एक जीरो यहाँ पे हटा सकते हो, तो 24/100 इंटू, इन सबको जोड़ दो, 10,000 प्लस 800 प्लस 640, तो 04 और 411, तो 11440, एक जीरो और हटा दो। अब हम लगा लेते हैं 1144 इंटू 24, तो 65492, तो 2429,456 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 2945.6 रुपीज, मतलब 2945.6 रुपीज का बिल बन जाएगा घर का। चेक करें, कोई डाउट। ओके, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बिल कैलकुलेट करने के लिए। देखें एक घर है, उसमें है 2 बल्ब,
और ये हैं 40 वाट के, और पर डे चलते हैं सपोज ये 4 आवर्स, और यहाँ पर हैं 3 फैंस और 60 वाट के, और ये पर डे चलते हैं 8 आवर्स, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रिक यूनिट की कॉस्टिंग है सपोज 10 रुपीज़, तो 30 डेज का मतलब 1 मंथ का बिल बनाओ। ट्राई करें। ओके, चलो चेक करेंगे। सुने, तो पहले 1 डे का एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम से। तो बल्ब की अगर हम बात करें, तो बल्ब की पावर है 40 वाट, लेकिन किलोवाट में बदलनी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक यूनिट हमको किलोवाट आवर में चाहिए। इनटू पावर हो गई, इनटू टाइम है पर डे का 4 आवर्स, और फैन कितने हैं टोटल, और बल्ब कितने हैं टोटल 2, तो 2 का इतना हो जाएगा, प्लस फैन है हमारे पास 3, और इनकी पावर है 60 वाट, और डिवाइडेड बाय 1000 इनटू ये डेली जो रन होते हैं वो 8 आवर्स, तो ये पर डे का एनर्जी कंजम्पशन आ गया। 30 डे का 30, और इनटू एक का प्राइस है 10, तो इतने का टोटल बिल बन जाएगा हमारे पास। तो ये 300 इंटू 1/1000 कॉमन निकाल लेते हैं, वन अपॉन थाउजेंड कॉमन निकाल लिया। यहाँ बच जाता हमारे पास 160, नहीं 320, प्लस ये हमारे पास आ जाता है 24, 4 टाइम्स 6 है ना, तो 1440, तो 2 जीरो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इट इज़ 3/10 इंटू 1440 में हम ऐड करते हैं 320, तो ये 0671। ओके, सही किया, ओके। तो ये हो जाता हमारे पास 1760, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, इंटू 3, 500, तो रुपीज़ 528, ये हमारे पास आंसर आता है। चेक करके बताएं राइट है या रॉन्ग है। ओके, कैलकुलेशन गलत कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शंस कर लेना। तो ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, सेल और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखें आज हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं चेक कर लेते हैं एक बार। फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, रिलेशन बिटवीन आईवीडी हो गया, करंट डेंसिटी मोबिलिटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, लिमिटेशंस हो गई, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गई, कॉम्बिनेशंस कर लिए, कार्बन रजिस्टर कर लिया। आज हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल और सेल के कॉम्बिनेशन, फिर लास्ट में एप्लीकेशंस हैं किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।